गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग इसके पहले एक 10 क्वेश्चंस का एक लेक्चर हमने किया था, जिसमें जेनेटिक्स चैप्टर से, वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर से कुल 10 प्रश्न हम लोगों ने देखा था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतर्गत हम करा रहे हैं, जो कि होने वाले 2025 वार्षिक एग्जाम के लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पुनः जो है पढ़ने जो जा रहे हैं वो है जेनेटिक्स चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये उसका लेक्चर संख्या 2 है। इसके पहले जो हमने लेक्चर डाला था इस चैप्टर का सब्जेक्टिव का, उसमें कोई भी लेक्चर संख्या नहीं दिए थे, मिस्टेक हो गई थी। तो अब यहाँ से हम लेक्चर 2, लेक्चर 3 क्रमशः बनाते चलेंगे। तो इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2025 बिहार बोर्ड के आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि हो सकता है आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसी आधार पर हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि विभिन्नताएं लैंगिक जनन करने वाले प्राणी में ही देखा जा सकता है, क्यों? ऐसा क्या है कि विभिन्नता सिर्फ लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में ही उत्पन्न होती है? तो आइए हम लोग समझते हैं इसे। कहता है कि क्योंकि लैंगिक जनन में नर और मादा जनक अर्थात 2 विपरीत जनक भाग लेते हैं। इसमें विभिन्नता इसलिए देखी जाती है कि इस जनन में, लैंगिक जनन में, नर और मादा 2 विपरीत जनक भाग लेते हैं, इसलिए इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। आगे देखिए क्या कहा गया है, और इससे संबंधित कुछ बातें बोली गई है। क्योंकि सभी जीवों का डीएनए अलग अलग होता है। कहता है कोई भी जीव हो, सबकी डीएनए की आकृति, डीएनए में जो भी संरचनाएं पाई जाती है वो बिल्कुल अलग होता है, और डीएनए में ही शरीर की संरचना और लक्षण से संबंधित सारी सूचनाओं के जीन उपस्थित होते हैं। ये तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि डीएनए पर जीन स्थित होता है, जिसे आनुवांशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। यही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सारे लक्षण को, सारी संरचनाओं को लेके जाता है। तो ये कहता है चूंकि सभी जीवों का डीएनए अलग अलग होता है, और डीएनए ही शरीर की संरचना और लक्षण की सूचनाओं को जीन के रूप में लेके जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है कि नर प्राणी का डीएनए अलग और मादा प्राणी का डीएनए अलग होता है। तो अब देखिए, जो लैंगिक जनन होता है उसमें तो नर और मादा दोनों भाग लेती है, तो यही कारण है कि यहाँ पे डीएनए दोनों का क्या होगा, अलग अलग होता है। अतः इसमें लैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों में कुछ लक्षण पिता से, कुछ लक्षण माता के समान होती है, इसलिए लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में विभिन्नता देखी जाती है। यानी नर प्राणी का डीएनए अलग और मादा प्राणी का डीएनए अलग होता है। अतः इसमें लैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों में कुछ लक्षण पिता से और कुछ लक्षण माता के समान हो जाती है, इसलिए लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच कौन सी क्रिया होती है? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि युग्मक के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन जो होती है उसके दौरान और कौन सी क्रिया होती है, तो ये होता है जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर होती है। ये बात आप याद रखिएगा। जीन विनिमय के माध्यम से ही एक डीएनए, एक गुणसूत्र के जीन दूसरे समजात गुणसूत्र के जीन के साथ अदला बदली करते हैं। इसलिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन के समय, युग्मक निर्माण के समय किसका निर्माण होगा? जीन विनिमय का, क्रॉसिंग ओवर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है आपका। देखिए अगला प्रश्न है,
अलैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न क्यों नहीं होती। ये भी प्रश्न हमने डाल दिया है कि आखिर लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है तो अलैंगिक जनन में ऐसा क्या है जो कि नहीं होती है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। कितना जनक भाग लेता है? केवल एक जनक भाग लेता है। अतः जो डीएनए जनक का होगा वही डीएनए की अनुकृति उसके संतान में जाती है। यानी जैसा डीएनए जनक का होगा वैसा ही सेम डीएनए किस में जाएगा? संतान में जाएगा। सेम, कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए अलैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक, एक ही व्यष्टि भाग लेती है। अतः जो डीएनए जनक का होगा सेम उसी डीएनए की अनुकृति उसके संतानों में देखी जाएगी। इसलिए अलैंगिक जनन में किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न है, क्लोन किसे कहते हैं? बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। वैसा संतान जो जनक के एकदम समान होता है उसे संतान ना कहकर हम क्लोन कहते हैं। वैसा संतान जो हूबहू अपने जनक के समान हो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को। याद रखिएगा कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को। कहाँ? जर्मनी में। कहाँ हुई थी? जर्मनी में एक सिलिशियन नामक गांव में हुआ था। उस गांव का नाम था क्या? सिलिशियन। तो सिलिशियन गांव का नाम था, देश जर्मनी था, और कब हुआ था? 22 जुलाई सन 1822 को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 को जर्मनी के एक गांव सिलिशियन नामक गांव में हुआ था। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो ये आप जान ही रहे हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उन्होंने जो एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण कराया, या फिर मेंडल ने 3 नियम दिए, पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इन सब के प्रयोग के लिए उन्होंने किसको चुना था? मटर को चुना था। तो याद रखिएगा, उद्यान मटर। क्या आंसर होगा? गार्डन पी। और इसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइजम सैटिवम। इसी को साइंटिफिक नेम में क्या कहा गया है? पाइजम सैटिवम कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइजम सैटिवम। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो ये किया था उद्यान मटर का, गार्डन पी का। अगला प्रश्न है आपका कि मेंडल ने लगातार कितने वर्षों तक मटर के पौधे पर रिसर्च किया था? तो ये आपको पता ही होगा कि मेंडल ने अपने रिसर्च जो 1856 से 1863 तक लगातार 7 वर्षों तक किया। 7 वर्षों तक उन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने जो भी जानकारी प्राप्त की उसको प्रकाशित किया बुक में और लोगों को बताने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्राप्त निष्कर्ष को कब और किस शीर्षक के रूप में तथा किसके समक्ष प्रस्तुत किया? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मेंडल ने प्राप्त निष्कर्ष को कब और किस शीर्षक के रूप में तथा किसके समक्ष प्रस्तुत किया। तो मेंडल ने प्राप्त निष्कर्ष को 1866 ईस्वी में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन शीर्षक के रूप में और ब्रोन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पास प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्राप्त निष्कर्ष को कब किसी के समक्ष प्रस्तुत किया? तो 1866 में। दूसरा कि किस शीर्षक के रूप में प्रकाशित किया? तो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इसी में प्रकाशित किया था। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किसके समक्ष प्रस्तुत किया? तो ब्रोन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये एक संस्था थी जिसके पास इन्होंने सारे डिटेल्स को रखा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हो जाती है। याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 है
कि ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु कितने वर्ष के बाद, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल की जब मृत्यु हुई उसके कितने वर्षों बाद पुनः उनके रिसर्च को खोजा गया, यानी उन्होंने जो रिजल्ट दिया, पुनः उन्होंने जो रिजल्ट दिया तो इनके रिजल्ट को पुनः किसने खोजा, कहने का मतलब यह है। तो याद रखिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद, कब, 1900 ईस्वी में पुनः इसको खोजा गया। 3 वैज्ञानिक थे, उन 3 वैज्ञानिक का नाम क्या क्या था, 3 वैज्ञानिक ने मिलकर के खोजा। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में शायद इतना ही था, ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु के कितने वर्ष बाद पुनः उसके रिसर्च को खोजा गया, तो इसका बस इतना ही आंसर है, 16 वर्ष के बाद 1900 ईस्वी में पुनः इसको खोजा गया था। चलिए अगला 11 नंबर प्रश्न है आपका कि वे 3 वैज्ञानिक कौन थे जिसने ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग को पुनः खोजा, यानी वे 3 वैज्ञानिक कौन थे जिसने कि मेंडल के नियम को पुनः खोजा। तो एक थे हॉलैंड के जिसका नाम था ह्यूगो डी व्रीज, क्या नाम था, ह्यूगो डी व्रीज। दूसरे थे ऑस्ट्रिया के, इनका नाम क्या था, एरिश वान शरमार्क, क्या नाम था, एरिश वान शरमार्क, एरिश वान शरमार्क। और तीसरा था जर्मनी के, जो थे कौन, कार्ल कॉरेंस, कौन थे, कार्ल कॉरेंस। तो ह्यूगो डी व्रीज, एरिश वान शरमार्क और कार्ल कॉरेंस, ये तीनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के दिए गए नियमों को पुनः खोजा 16 वर्ष बाद 1900 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, किसे, ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि मेंडल के प्रयोगों और निष्कर्षों की ओर लोगों का ध्यान पहले आकर्षित क्यों नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि जब मेंडल ने प्रयोग दिया, अपने निष्कर्ष को लोगों के सामने रखा, तो आखिर वैसा क्या हुआ जिसके कारण कि मेंडल को इसमें सफलता नहीं मिली। लोग क्या कहीं और इन्वॉल्व थे जिसके कारण कि इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे पाया, या फिर इन्होंने उस रिसर्च में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग किया जिसके कारण कि लोग नहीं समझ पाए। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि मेंडल के प्रयोग और निष्कर्षों की ओर आखिर लोगों का क्यों ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, कुछ तो इसका कारण रहा होगा। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा ही प्रश्न है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कई बार। तो इन्होंने अपने प्रयोग और सिद्धांतों को एक ऐसी पत्रिका में प्रकाशित किया जिसे उस समय के ज़्यादातर वैज्ञानिक नहीं पढ़ते थे। पहला रीज़न क्या दिया गया कि उन्होंने अपने प्रयोग को जो रिसर्च किया, उनके जो सिद्धांत निकले, उनको ऐसे पत्रिका में पब्लिश करा दिया गया जो कि उस समय ज़्यादातर उस पत्रिका के बारे में लोग नहीं जान रहे थे और नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए शायद उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। अगला दूसरा इसका जो रीज़न दिया गया है कि मेंडल ने अपने लेख में सांख्यिकी का काफ़ी प्रयोग किया, यानी स्टैटिक्स का ज़्यादा प्रयोग किया। ये बहुत ही समझने वाली बात है कि बायोलॉजी में ऐसे भी मैथ्स नहीं आना चाहिए उतना ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे लोगों को इसमें उतना रुचि नहीं रहा होगा, इससे लोग इसके बारे में नहीं जान पाए। जिसमें आमतौर पर जीव वैज्ञानिकों की रुचि नहीं होती। दे ही दिया है कि मेंडल ने अपने लेख में जो निष्कर्ष निकाला था उसमें ज़्यादातर सांख्यिकी का प्रयोग किया, जिसके कारण कि आमतौर पर जीव वैज्ञानिक जो होते हैं उनको मैथ्स में रुचि नहीं होती, इसलिए जो है वो असफल रहे। चलिए अगला तीसरा रीजन क्या रहा होगा देखते हैं हम लोग कि सन 1859 में चार्ल्स डार्विन, कौन, चार्ल्स डार्विन, ध्यान दीजिएगा, सन 1859 में चार्ल्स डार्विन, कौन, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन दिनों
विकासवाद की चर्चा जोरों पर थी। और ये जो बुक था किससे संबंधित था? विकासवाद से संबंधित था, यानी जीवों के विकास से संबंधित था। इसलिए ये काफ़ी चर्चा जोरों पर थी, सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक थी, यही आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, अट्रैक्शन ऑफ सेंटर बना हुआ था। इसलिए लोगों का ध्यान ग्रेगर जॉन मेंडल के रिसर्च की ओर उतना ज़्यादा नहीं जा पाया। चलिए, एक रीजन यह भी था। अगला है कि संभवतः मेंडल के विचार उनके समय के वैज्ञानिकों के समझ से बाहर थी, और हो सकता है कि मेंडल ने जिस व्यू से, जिस आधार पर रिसर्च किए, वहाँ तक उस समय के वैज्ञानिक की समझ नहीं डेवलप हो सकी होगी। इस वजह से भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये पॉइंट 5 है इसी का। तो मेंडल के शोध कार्य का स्तर व विचार उनके समय से आगे का था, यानी जो विचार और जो माइंड उन लोगों में था, उनसे काफ़ी ज़्यादा माइंड इनका आगे निकल चुका था। लोगों में इतनी समझ भी नहीं डेवलप हुई थी, इसलिए मेंडल को सफलता नहीं मिल पाई। तो एक बार पुनः हम देखते हैं क्या था क्वेश्चन, कि मेंडल के प्रयोग व निष्कर्ष की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित क्यों नहीं हुआ, इसके कारण दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अपने प्रयोग के सिद्धांतों को एक ऐसी पत्रिका में प्रकाशित किया जो उस समय वैज्ञानिक ज़्यादातर उसे नहीं पढ़ते थे। दूसरा रीजन था कि मेंडल ने अपने लेख में सांख्यिकी का प्रयोग किया, जिसे आमतौर जीव वैज्ञानिक उसमें उसकी रुचि नहीं होती है, यह भी रीजन रहा। अगला है सन 1859 में चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने एक पुस्तक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसके कारण सभी लोग इसी पुस्तक की संबंधित चर्चाओं में जुड़े हुए थे, क्योंकि वो पुस्तक विकासवाद से संबंधित थी। अगला पॉइंट इसका रीजन था कि संभवतः मेंडल के विचार उस समय के वैज्ञानिक के विचार से काफ़ी बाहर था, इसलिए शायद नहीं समझ पाए वो। और लास्ट पॉइंट था कि मेंडल के शोध कार्य स्तर और विचार उस समय से काफ़ी आगे था, इसलिए लोगों में उनकी बातें समझ नहीं आई। अगला 14 नंबर प्रश्न है आपका कि मेंडल की सफलता के कारणों को लिखे। ऐसा क्या था जिसके कारण कि 19 साल बाद पुनः 3 वैज्ञानिक ने जब एक संकरण और द्विसंकर संकरण कराया, तो उन्हें वही सारे रिजल्ट को मिला, वही सारा परिणाम प्राप्त हुआ जो कि आज से 16 साल पहले ग्रेगर जॉन मेंडल को मिला था। तो मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ये मेन पॉइंट है कि मेंडल को सफलता क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति, जैसे लंबा और बौना, एक ही लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया। सफ़ेद या बैगनी, एक ही विपर्यासी लक्षण को लेकर के उन्होंने अध्ययन किया, इसलिए मेंडल को सफलता मिलना तय था। इसके आगे दूसरा पॉइंट जो है आपका कि मेंडल ने अपने प्रयोगों का दूसरी F2 तथा F3 इससे आगे की पीढ़ियों तक अध्ययन किया। और मेंडल ने जो रिसर्च कराया F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, F3 और इसके आगे की पीढ़ी तक अध्ययन किया, इसलिए इन्हें सफलता मिलना तय था। अगला तीसरा पॉइंट था इन्हें सफलता क्यों मिली, तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में इकट्ठे किए गए आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड रखा और उसका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। उन्होंने जितना रिसर्च किया, जितना वर्क किया, उनको सब के डाटे को पूरा एकत्र करके रखा ताकि आगे भविष्य में हमें वो काम देगी, इसलिए इनका विश्लेषण किया, इसलिए उन्हें ज़्यादा लाभ हुआ। उन्होंने केवल ऐसे पौधे का चुनाव किया जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे, प्योर पौधे को चुना। इसकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ियों में पौधे के स्वपरागन के परीक्षणों में कराया। जब वहाँ पे स्वपरागन कराया जाता है पौधे का पुनः F1 पीढ़ी का, तो जो गुण गायब हो जाता है पुनः वो प्रकट होता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। अगला है उन्होंने शुद्ध लक्षण वाले पौधे को अलग उगाया, जिससे इसमें किसी अन्य लक्षण का परपरागन द्वारा मिश्रण ना हो सके। यानी जितने भी शुद्ध लक्षण वाले पौधे थे उन्होंने उन्हें अलग स्थान पर उगाया, जिसके कारण कि उनके लक्षण में और कोई बाहरी लक्षण मिश्रित ना हो पाए। अगला 6ठा नंबर इसका रीजन था सफलता का कि स्वपरागन की संभावना को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधे के पुंकेसर काट दिए।
यानी जो स्वपरागन कराना था तो पर परागन के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पौधों लिख दीजिए, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, पौधों के पुंकेसर काट दिए, यानी उसके या तो नर जनन अंग को या तो मादा जनन अंग को काट के निकाल दिया जाता था, तो ही उसमें स्वपरागन की क्रिया संभव थी। चलिए अगला है 15 नंबर क्वेश्चन आपका, और हमको लगता है कि ये लास्ट प्रश्न होगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया? आखिर ऐसा क्या था जिसमें कि मेंडल ने अपने लक्षण को प्राप्त करने के लिए, अपने वंशागति की विविधता के सिद्धांत को देने के लिए इन्होंने मटर के ही पौधे को क्यों चुना और दूसरा पौधा क्यों नहीं चुना? तो क्वेश्चन यही है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। आइए हम लोग समझते हैं। कहता है मटर 1 वर्षीय पौधा है, इसके पौधे की आयु 3 से 4 माह होती है, यानी ये 1 वर्षीय पौधा है, हर एक वर्ष में ये आसानी से मिल जाती है, वार्षिक पौधा है, और इसके पौधे की आयु 3 से 4 माह की होती है। आराम से इसका रिजल्ट पाने में ज़्यादा देर नहीं लगती, इसकी आसानी से इसको बगीचे में उगाया जा सकता है। तो यही 3 रीज़न था इसको चुनने का। क्या क्या? कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, पौधे 3 से 4 माह की आयु होती है, और आसानी से इसे उगाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, इसकी क्या क्या फीचर्स है कि मटर की अनेक किस्में पाई जाती है जिसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए लंबे बौने पौधे, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे, गोल झुर्रीदार बीज वाले पौधे इत्यादि। ये सारे मटर की बहुत सारी किस्में प्रेजेंट है, वर्तमान में अभी अवेलेबल है, इसलिए इनका चयन किया गया था। अगला है कि मटर के पुष्पों में प्राकृतिक रूप से केवल स्वपरागन होता है, इसमें सिर्फ स्वपरागन हो सकता है, इसलिए इसे चुना गया। पर परागन होने के कारण प्रयोग के दौरान किसी भी प्रकार की अवांछित जटिलता नहीं आ सकती है, क्योंकि इसमें स्वपरागन हो रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर परागन की चांस नहीं है। अगला है नर मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, अर्थात ये उभयलिंगी होता है, इसलिए कि हमको किसी भी नर जननांग या मादा जननांग के लिए दूसरे पुष्प पर आश्रित ना होना पड़े। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था उन्होंने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। अगला है 5वां नंबर कि स्वपरागन के कारण मटर के पौधे समयुग्मकी होते हैं, होमोजाइगस होता है, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षण वाले होते हैं। जितने भी पौधे स्वपरागन वाले होते हैं उसमें कोई भी बाह्य लक्षण प्रकट नहीं होता, दूसरे पौधे का लक्षण नहीं आ पाता है, इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उन्होंने मेंडल ने क्यों मटर के पौधे का ही चयन किया। अगला है कि मटर के पुष्पों में कृत्रिम पर परागन सफलतापूर्वक कराया जा सकता था, यानी अगर हम चाहते तो मटर के पौधे में आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कराना बहुत ही आसान था, इस वजह से भी इसको चुना गया था। अगला है कि कृत्रिम पर परागन द्वारा उत्पन्न पौधे संकर और जननक्षम थे, यानी कृत्रिम पर परागन के द्वारा उत्पन्न पौधे संकर और जननक्षम थे, यानी उसमें जनन की क्षमता थी। अगला है आपका 8वां नंबर पॉइंट लास्ट कि मटर के पौधे एक पीढ़ी से अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है। एक ही पौधा है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा संख्या में मटर को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न था मटर के पौधे का चयन करने का। तो देखिए ये तो बहुत बड़ा सा पॉइंट हमने बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर दिया है, इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारा पॉइंट डाल दिया कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि मटर 1 वर्षीय पौधा है, इसकी आयु 3 से 4 माह होती है, इसे आसानी से बाग बगीचे में उगाया जा सकता है। अगला है कि मटर की अनेक किस्में उगाई जाती है, इसके विभिन्न लक्षण वैकल्पिक रूप में देखने को मिलता है, जैसे लाल पुष्प वाले, सफ़ेद वाले, गोल झुर्रीदार, सबका भी प्रयासी लक्षण अवेलेबल है, इसी वजह से इसको हम चुने। अगला है कि मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से केवल स्वपरागन होता है, पर परागन होने के प्रयोग के दौरान इसमें कोई वांछित जटिलता नहीं आ पाती है। अगला है कि नर जननांग मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में होता है, यह उभयलिंगी होता है, ये भी रीजन रहा था। स्वपरागन के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसके शुद्ध लक्षण वाले पौधा प्राप्त होता है, कोई मिक्स नहीं होता। अगला था मटर के पुष्पों में कृत्रिम परागन संभव हो सकता है और कृत्रिम परागन द्वारा पौधे संकर तथा जननक्षम उत्पन्न होते हैं। 8वां लास्ट पॉइंट है मटर के पौधे एक पीढ़ी के अनेक बीज, यानी मटर के पौधे एक पीढ़ी में 1 जनरेशन में अनेकों बीज उत्पन्न कर सकते थे।
इसलिए निष्कर्ष निकालने में आसानी होती थी। तो हम लोग कुल मिला के 15 क्वेश्चंस इस चैप्टर के देखे, 10 क्वेश्चन पिछले चैप्टर में हमने देखा था। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद जो है अगला यानी 15 के आगे जो है, इसके आगे जितना भी प्रश्न होगा इसमें हम इसी प्रकार से आपके बीच लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और वार्षिक एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।